नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो नई संसद बनकर तैयार है। 28 मई 2023 ये तारीख तय कर दी गई है जिस दिन उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद का उद्घाटन करेंगे, लेकिन पूरा विपक्ष हंगामा कर रहा है और इसका विरोध भी कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? उत्तर ये दे रहा है कि राष्ट्रपति के हाथों ही उद्घाटन होना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। वो कह रहा है ये एक संवैधानिक तौर पर भी ठीक नहीं है, लेकिन इसकी वजह, असली वजह कुछ और नजर आ रही है और वो वजह 140 साल पुरानी है। क्या है वो वजह? क्यों विपक्ष विरोध कर रहा है और क्या विरोध की वजह वो 140 साल पुरानी है? इसकी इनसाइड स्टोरी आज जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, जैसा कि मैंने जिक्र किया 140 साल पुरानी वजह है, शायद वो असली वजह हो सकती है या फिर वो वजहों में से एक भी हो सकती है। तो क्या है वो वजह, दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, पहले तो जो वजह दी जा रही है उस पर आ जाते हैं, उसके बाद फिर आपके हिसाब से जो असली वजह है उस पर चलते हैं। अब जो संवैधानिक स्थिति है, पहले वो भी दर्शक समझे। संविधान में आर्टिकल 79 है, अनुच्छेद 79, जो ये कहता है कि हमारे देश में एक संसद होगी जिसके अभिन्न अंग होंगे राष्ट्रपति और ऊपरी सदन और निचली सदन। ये संविधान द्वारा प्रदत्त है। इसमें ऊपरी सदन और निचली सदन के सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री उन सदस्यों में से एक होते हैं। लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स। प्राइम मिनिस्टर्स यूजुअली लोकसभा के होते हैं, लेकिन इतिहास में कई उदाहरण हैं जिसमें राज्यसभा से भी सदस्य हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो संसद के संदर्भ में बस एक सदस्य होते हैं। ही इज ऑब्वियसली लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि वो जो सत्ताधारी दल होता है उसके वो लीडर होते हैं, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और उनके सामने होते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो विपक्ष में सबसे बड़े दल के, सबसे बड़े गुट के मुखिया होते हैं। लेकिन ये दोनों परस्पर आपस में खींचतान कर सकते हैं। लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। लीडर ऑफ द हाउस यानी कि प्राइम मिनिस्टर कोई बिल लाते हैं, कोई भाषण देते हैं, उनके टीम मेंबर्स यानी कि कैबिनेट कोई बिल लाती है, कोई बात कहती है, आपस में खींचतान होती है। फिर कोई कानून अगर बन जाता है, क्योंकि संसद का काम कानून बनाना, लेजिस्लेट करना होता है, तो वो तब तक कानून नहीं माना जाता है जब तक राष्ट्रपति की मुहर उस पर नहीं लग जाती। यानी कि पार्लियामेंट्री स्कीम ऑफ थिंग्स में दोनों सदन और प्रेसिडेंट मिलकर के ही इस देश के डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को वो विश्वसनीयता देते हैं। लिहाजा इसी बात को बार बार कोट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर का उद्घाटन करना, वो तो एक सदस्य है ना संसद के, लेकिन दोनों सदनों के साथ जिन व्यक्ति का नाम है, जिस पद का नाम है, वो प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट को ये उद्घाटन करना चाहिए। अब इस सवाल पर राहुल गांधी ने सबसे पहले ट्वीट किया था, बाद में और भी दल एक के बाद एक ज्वाइन करते चले गए और ऐसा लग रहा है जैसे अगले साल के जो चुनाव हैं लोकसभा के 2024 के, उसका लाइनअप तैयार होता चला जा रहा है। एक तरफ वो दल है जो भारतीय जनता पार्टी का हर हाल में विरोध करेंगे, दूसरी तरफ वो दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी का हर हाल में समर्थन करेंगे या फिर उनके साथ एक एडजस्टेबल रिलेशनशिप रखेंगे। कम से कम 18 दल ऐसे हैं जो कि हर हाल में समर्थन करेंगे, जो एनडीए के दल कहलाते हैं, और 7 दल ऐसे हैं जो कि फेंस सिटर्स कहलाते हैं, बीच में बैठे रहते हैं और जैसे ही मौका होता है जिधर जाना होता है चले जाते हैं। जैसे जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हुई, वाईएसआरसीपी, या बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की पार्टी हुई, इस तरह के दल 7 हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके पीछे
राष्ट्रपति को ये मौका न दिया जाना, ये विरोध की असली वजह है क्या? सामने से तो यही दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। इस बात को हम सामने लाना चाहते हैं, और वो वजह ये है दरअसल कि 28 मई की जो तारीख है, सब लोगों को उस दिमाग में आया कि भाई 28 मई क्यों? 28 मई अचानक न 15 अगस्त को चुना गया, न 26 जनवरी को चुना गया, न 2 अक्टूबर को चुना गया, न जब संसद का गठन हुआ था, पहले लोकसभा के चुनाव 1952 में हुए थे, उस तारीख को रखा गया। आखिर ये 28 मई क्यों रखा गया अचानक? कोई वजह तो नहीं। तो इस 28 मई के आप जब इतिहास में जाते हैं तो पाते हैं कि 28 मई दरअसल वीर सावरकर का जन्मदिन है। हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन, जिन्होंने हिंदुत्व शब्द को अपनी विचारधारा बनाई, हालांकि ये शब्द किन्हीं और के द्वारा कॉइन किया गया था, लेकिन हिंदूनेस, हिंदुत्व, जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की सबसे बड़ी संबल और आधार मानी जाती है, उस शब्द को सबसे ज्यादा हमारे देश में विचारधारा बनाकर पेश करने वाले जो लीडर हैं विनायक दामोदर सावरकर, उनका जन्म 28 मई को हुआ था। और इसी वजह से 140 साल पहले, और इसी वजह से 1883, और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि ये वजह जो है 140 साल 1883 में जन्म होता है, 2023 में इनॉग्रेशन हो रहा है नई संसद का, 2024 में इलेक्शन भी है। ये बात विपक्ष के दिमाग में है क्या कि विपक्ष के कोई नेता ने हालांकि इस बारे में जिक्र किया नहीं है, क्या उनके दिमाग में है कि सावरकर को वजह बता रहे हैं? हालांकि मैंने तो नहीं सुना कि सावरकर को वजह बता रहा हूँ, लेकिन शायद अब बताने लगे शो देखने के बाद। लेकिन क्या आपको लगता है कि सावरकर अब मुद्दा बन जाएंगे धीरे धीरे? 2024 का जो इलेक्शन होगा, और क्योंकि तारीख आएगी तो सावरकर का जन्मदिन भी होगा, वो भी सेलिब्रेट किया जाएगा, चीजें सामने आ ही जाएंगी, तो एक मुद्दा दोनों तरफ से, बीजेपी के पास भी, और उस दिन को एक खास दिन बना देना बीजेपी ये चाहती है, और उस दिन विपक्ष एकजुटता अपनी दिखाए और भारतीय जनता पार्टी जिस बात को सेलिब्रेट कर रही है उस सेलिब्रेशन में शामिल ना हो। दोनों मतलब एक दिखाने, एक संदेश देने की कोशिश दोनों तरफ से नजर आएगी। आपने ये तो समझ लिया कि भले प्रत्यक्ष इस वजह को सामने नहीं रखा गया हो, अभी लेकिन नहीं। 28 मई क्यों चुना गया है उसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है। पर ये बड़ा माकूल प्रश्न है कि अगर ये वजह है तो इसे सामने क्यों नहीं रखा गया? और अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध की सबसे बड़ी वजह विपक्ष में ये तारीख है, असली वजह यही है अगर, तो फिर खुल के बोल क्यों नहीं रहे हैं विपक्ष के लोग? तो इस बात को मानिए कि सावरकर को लेकर के विपक्ष में भी मतभेद है। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि महाराष्ट्र के जितने भी नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, सावरकर को अपना आइकॉन मानते हैं। उद्धव और राहुल गांधी किस तरह से दरार भी हो सामने आ गए मार्च में, इसी साल 2 महीना पहले दरार भी आ गई जब उन्होंने कह दिया था कि मैं सावरकर नहीं हूँ। याद कीजिए भारत जोड़ो यात्रा, बिल्कुल। उस वक्त ये बात आई थी और उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कर दिया था, संजय राउत ने स्पष्ट कर दिया था एनसीपी के, शिवसेना के सबों के लिए ये नॉन नेगोशिएबल विषय है। सावरकर उन सबों के लिए बहुत ही आराध्य पुरुष है, और महाराष्ट्र में आज की तारीख में उनके नाम पर राजनीति कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो जरूर वो उनको पूछता है। अगर कांग्रेस हालांकि इस बात का जिक्र कर देती तो फिर ये जो एकजुटता, एक लामबंदी नजर आ रही है वो नहीं आती। तो देखिए ये वजह है, स्पष्ट हो गया कि आखिर इस वजह को सामने क्यों नहीं लाया गया। तो मतलब दिमाग में कांग्रेस के भी है ये बात
और जो लोग सावरकर का विरोध करते हैं विपक्ष में रहकर, उनके दिमाग में भी है, उनके लेकिन दिमाग में सामने इसलिए नहीं रख रहे हैं देखिए, क्योंकि एक जो साथ भारतीय नहीं जनता कर पार्टी अगर ये बात कहती पाएंगे। कि भाई हम सावरकर के जयंती के अवसर पर नए संसद का उद्घाटन करना चाहते हैं, तो फिर तो जबरदस्त बमेला मच जाता और विरोध और समर्थन के बहुत से स्वर आने लग जाते। उन्होंने भी इसको साइलेंट रखा, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। लेकिन कांग्रेस क्या बोल सकती थी? जी नहीं, क्योंकि आपको याद होगा शरद पवार ने फिर जाकर के एक कॉम्प्रोमाइज जैसी स्थिति बनाई थी। उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी, दिल्ली चले आए थे, उन्होंने उद्धव से भी बात की थी और इलेक्शन से पहले केसी वेणुगोपाल भी गए बातचीत करने और के लिए। उन्होंने केसी वेणुगोपाल भी गए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दरअसल एक लाइन दिया शरद पवार ने उस दौर में कि आपका विरोध किससे है, उद्धव भी तय करें और राहुल गांधी भी तय करें। विरोध सावरकर से नहीं है, आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से। तो फिर सावरकर के सवाल पर हम एक दूसरे का विरोध अगर करने लगेंगे तो जो जहां पर विरोध किया जाना है वो तो विरोध नहीं रह पाएगा, वहां तो लाभ हो जाएगा। तो आप उस चैप्टर को क्लोज करिए। हालांकि वो कामयाब रहा, क्योंकि अगर सावरकर का नाम नहीं लिया गया तो उद्धव बाला साहब ठाकरे, जो पार्टी उद्धव ठाकरे की है, एक धड़ा है, वो भी इस विरोध में शामिल है, नहीं तो नहीं होता। अब कांग्रेस पार्टी ने उसके बाद आपने देखा होगा कि उसके बाद सावरकर के खिलाफ हमले करना छोड़ दिया है। मैंने तो अभी तक कम से कम एक बार भी ये स्टेटमेंट नहीं सुना है कि अब सावरकर पे कोई कुछ बोल रहा हो। तो अब इतिहास अपने तरीके से चीज़ों को वर्तमान में लेकर के आता है। बहुत से लोगों को सावरकर एक महान क्रांतिकारी लगते हैं, बहुत लोगों को नहीं लगते हैं, क्योंकि जब अंडमान के जेल में, सेलुलर जेल में बंद कर दिए गए थे तो उन्होंने बहुत पिटिशन्स लिखी थी। वहाँ जीवन बहुत ही कष्टप्रद था और उससे बचने के लिए अब जानते हैं कि वो अभिनव भारत एक संगठन उन्होंने बनाया था और इंग्लैंड में वो आज़ादी के आंदोलन को लीड कर रहे थे। बाद में उन्हें वहाँ पकड़ लिया गया था और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था भारत। तो वो किसी तरह से जब जहाज़ में उनको लेकर आया जा रहा था, जहाज़ से कूदकर भागने में कामयाब हुए थे और ये घटना फ्रांस के आसपास हुई थी। लेकिन समुद्र तट पर फ्रांस वालों ने पकड़ लिया और फिर उन्हें वापस ब्रिटिश को दे दिया था। तो वो जब यहाँ भारत लाए गए तो उन्हें काला पानी दे दिया गया और फिर उन्हें भेज दिया गया सेल्यूलर जेल अंडमान, सबसे मुश्किल जेल कहा जाता है इस तौर पर, और वहाँ पर उनको रखा गया। फिर कहानी जो सामने आती है कि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जो बगावत किया था उसके लिए उन्होंने कई चिट्ठियाँ लिखी, पिटिशन्स लिखी और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उन्होंने दरअसल माफ़ी मांगी। और 1924 में जब वो रिहा किए गए उसके बाद से लेकर के 1947 तक में उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध नहीं किया। उनकी मृत्यु 1966 में हुई है और बड़ा साइलेंट काल रहा है। फिर उन्होंने पठन पाठन और किताब वगैरह लिखा है, लेकिन 66 तो आज़ादी के भी करीब 19 साल बाद हो गया, तब तक में बहुत ज़्यादा उनका मेंशन नहीं आता है। लेकिन हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसके प्रणेता बोले जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने एक विचारधारा को जन्म दिया, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी उन्हें याद करती है। लेकिन अगर उन्हें सामने रखते तो कंट्रोवर्सी का एक दूसरा रूप आ जाता। जब एक सेंगोल से कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग कह रहे हैं कि ये तो राजशाही का द्योतक है, ये जो राजदंड है ये, और ये राजशाही का है द्योतक, ये हम तो लोकशाही में है, तो हम लोकतंत्र में इसका क्या काम है। अमित शाह तो कह रहे हैं ये जनता जो पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है उसका एक निशानी है कि हमारे हाथ में है पावर। मतलब वैसे देखिए, अगर तो राजशाही का द्योतक तो वो अशोक स्तंभ भी है, वो भी राजा के ही इधर के द्वारा था कि किंग अशोका, उनकी तो फिर उनकी निशानी के तौर पर है नहीं, हमारे इतिहास की वो धरोहर है और उस पर बहुत ज़्यादा बहस। लेकिन ये जो दिन है इसको लेकर के अब ये चीज़ें सामने हम कैसे रखते, तो कांग्रेस ने बहुत ही राजनीतिक चतुराई दिखाते हुए ये तय किया कि इन व्यक्ति विशेष का नाम न रखते हैं सामने और कोई ऐसी बात कहते हैं
जो सबों को लगे कि हाँ ये बात तो बहुत हालांकि एक्सेप्टेबल। कांग्रेस इसमें फंसती हुई भी नजर आई। भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 7 ऐसे एग्जाम्पल दिए जब इनॉग्रेशन हुआ, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। इसमें राजीव गांधी का भी जिक्र हो गया, इंदिरा गांधी का भी जिक्र हो गया, जब संसद में ही उन्होंने एनेक्सी और जो वहाँ का दूसरी चीज़ें हैं उसको उसका इनॉग्रेशन किया। तो कांग्रेस इस ढंग से फंसाने के चक्कर में खुद भी फंसी। पर देखिए जवाब देते नहीं बन रहा है। नहीं, पर इसमें देखिए अनेक्सी का बनना या अनेक्सी में लाइब्रेरी है और मीटिंग हॉल है या कोई और चीज, देखिए अंदर में कुछ चीजें बनी हैं, उसकी तुलना एक नए संसद भवन से नहीं की जा सकती है। वो एक हिस्सा मात्र नया है। संसद भवन जो है वो सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, वो लोकतंत्र का प्रतीक है, वो सहमति का प्रतीक है, वो असहमति की जो हमारी परंपरा है कि असहमति में भी हम सहमति, वी अग्री टू डिसएग्री, और शायद एग्रीमेंट है। शायद भारतीय जनता पार्टी ये चाहती भी थी, इसीलिए शायद 28 की जो तारीख है वो तय की गई कि कांग्रेस इसका विरोध करे, तभी तो पता चलेगा कि देखिए संसद भवन हम नया बना रहे हैं, ये देश की धरोहर है, यहाँ पर देश के काम होते हैं, कोई किसी का प्राइवेट घर नहीं है वो। तो इसमें भी देखिए विपक्ष हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। हाँ, पर ये बात तारीख इसीलिए चुनी गई, टीज करने के लिए। हाँ, पर इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि संसद केवल अगर इमारत नहीं है तो फिर उस संसद में क्या क्या हुआ है पिछले दिनों उसका भी जिक्र आएगा। पिछला सेशन जो है वो असहमति का उदाहरण बन गया। पिछले सेशन में हम लोगों ने जो देखा कि लंदन में कोई बात बोली गई थी राहुल गांधी के द्वारा, उसको लेकर भारतीय संसद का पूरा सत्र वॉश आउट हो गया। बिल्कुल। बजट जो कि 45 लाख करोड़ का है वो 10 मिनट में पारित हो गया। इतने विधायी कार्य थे जो कि यूं ही निकल गए। संसदीय समितियों को लेकर के बहस चल रही है, उसकी बैठकें कम होती है। भाई जब संसद के सत्र नहीं चलते हैं तो पार्लियामेंट्री कमिटीज बैठती हैं और वो विषयों पर चर्चा करती हैं, बैठकें कम हो गई हैं। आपने देखा कई लोगों को एक्सपेल कर दिया गया स्पीकर के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा। और पहली बार ये भी देखा गया कि सत्ता पक्ष ने इतना विघ्न बाधा डाली हो, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। हाँ, उसके अलावा मास लेवल पे एक्सपंज किए गए बहुत सी बातें, हालांकि वो विशेषाधिकार स्पीकर और चेयरमैन का है, पर इतना ज्यादा राहुल गांधी खड़गे सबके बयान, तो ये सब भी तो संसद है ना, ये सब भी संसद है। संसद केवल बड़ा बिल्डिंग और बड़ा सा दरवाजा, ये सब सिर्फ ये नहीं है, वो भव्य इमारत है जो नई बनी है और उसकी जरूरत थी क्योंकि 2026 में आप जानते हैं कि जो सदस्यता है वो बढ़ने वाली है। संसद सदस्य अभी जैसे 543 है तो ये 543 नहीं रह जाएगा, ये 800 के आसपास होने जा रहे हैं लोकसभा के सदस्य, और उसी प्रकार राज्यसभा के भी सदस्य बढ़ने जा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि दोनों अगर आप मिला लेंगे तो वो 1200 के आसपास की कैपेसिटी होगी। तो जॉइंट सीटिंग कहाँ हुआ करेगी? हमारी जो अभी जॉइंट सीटिंग होती है, सेंट्रल हॉल है जो, वो छोटा पड़ने लगा है। नहीं, वो लोकसभा की जरूरत तो थी ही, बिल्कुल बड़ा एक सदन उसकी आवश्यकता थी, राज्यसभा भी छोटा पड़ जाता, लोकसभा भी छोटा पड़ जाता। नहीं, जो नई इमारत बनी है वो देखने में इतनी भव्य है और इतनी सुंदर है, वो मैंने पहली नजर में उसको देखा तो मुझे यूएन की याद आ गई। बिल्कुल, मतलब उसका जो डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, वो इतना खूबसूरत बनाया गया है, देख के गर्व तो महसूस होता है, इस बात पे कोई शक नहीं है। बाकी विरोध और समर्थन एक अलग चीज है, पर उसकी जो आत्मा की बात हो रही है उसको भी आप इस संदर्भ में टटोलते चलिए, क्योंकि बिना आत्मा की इमारत नहीं है। संसद भवन जो है वो सिर्फ वो जो पिलर नुमा खड़े हैं, एक गोल सा बिल्डिंग है, वो केवल बिल्डिंग तो नहीं है ना। आपने देखा है कितने कानून वहाँ पारित हुए हैं जो इस देश में लोगों की आम जिंदगी को बेहतर करने में बड़े कारगर साबित हुए हैं। हमारे डेमोक्रेसी को किस तरह से उन कानूनों ने मजबूत किया है। हर बार किस तरह से 5 साल बाद एक सरकार आती है, फिर वो हार जाती है तो हट जाती है, और वो ही लोकतंत्र की ताकत है। पीपल आर एबल टू वोट आउट अ गवर्नमेंट। ये पाकिस्तान में नहीं हो पाता है, ये दूसरे डेमोक्रेसीज में नहीं हो पाता है। हम वो सफल डेमोक्रेसी है और संसद उसका द्योतक है।
आप समझिए कि कोई यहाँ पर आज तक मिलिट्री वाला शासन करने नहीं आया। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में आर्टिकल 245 कई राज्यों में लग गया है, यानी कि सेना बुलाई जा सकती है वहाँ। हमारे यहाँ सरकार चुनी जाती है, अपना पूरा कार्यकाल करती है, हालांकि लोग जाते हैं और बड़े सम्मान के साथ अपना इस्तीफा देते हैं। बोमाई साहब हारे, उन्होंने इस्तीफा दिया, नए सिद्धारमैया चुन करके आए। तो ये दरअसल ये आत्मा है, ये बिल्डिंग नहीं। और इसमें सहमति की बड़ी आवश्यकता है, और सहमति किसी व्यक्ति विशेष या किसी तारीख विशेष के आसपास नहीं होने चाहिए। कि राष्ट्रपति जब चुन लिए गए तो वो पूरे देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। और ऐसे में जबकि आपको याद होगा जब शिलान्यास हो रहा था तो उसका भी बायकॉट हुआ था 2020 में। तो एक जब परंपरा आ रही थी बॉयकॉट की, तो उसे सुलझा करके एक नई इमारत की शुरुआत की जाए, शायद ये ज्यादा बेहतर कदम होता। एक नेताजी ने तो ये भी लिख दिया कि अभी जैसे आप संसद भवन का बायकॉट कर रहे हैं, कल को राम मंदिर बनेगा तो आप उसका भी बायकॉट करेंगे। मतलब चीज़ों में चीज़ें जोड़ते चले जाइए और अपनी राजनीति को बढ़ाते चले जाइए। मैंने ये देखा, मतलब कि आप आग में घी और डाल रहे हैं, आप उसको सुलझाने के बजाय, आप उसका एक सॉल्यूशन निकालने के बजाय आप और टीज कर रहे हैं लोगों को या फिर नेताओं को, और दोनों तरफ से चल रहा है। हाँ, पर मतलब वो तो संदर्भ ही अलग है। ये संदर्भ तो अपने आप में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ये कह सकते हैं कि ये मलाल रहेगा विपक्ष को भी कि नए संसद भवन के मौके पर वो मौजूद नहीं थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो इतिहास के लिए ये कहना चाहते हैं कि नया संसद भवन विनायक दामोदर सावरकर को वो कद देने की कोशिश कर रहा था हमारे समाज में, जो उन्हें इतिहास ने नहीं दिया, और हमने उसका विरोध किया था। ये भी रिकॉर्ड में जाना चाहिए। हालांकि राम मंदिर को लेकर भी बहुत लोगों ने सवाल उठाए जब भूमि पूजन हो रहा था, तो प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद पर है और वो एक देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या पूरा देश राम मंदिर को रिप्रेजेंट कर के साथ खड़ा है? हाँ, ये तमाम बातें इस तरह से की गई। हिंदुत्व की जो विचारधारा है, ये सरकार उस विचारधारा के हिसाब से चलती है। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, और वो मानते हैं इस बात को, उस हिसाब से वो कार्य करते हैं। जैसे संसद भवन में भी सुबह हवन पूजा होगी और उसके बाद विधिवत उद्घाटन होगा। तो ये एक तरीका है, हिंदू बहु देश है ये, तो इस तरह से वो अपना काम करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि गुणागणित चुनावी भी हो सकता है, वोटों का भी हो सकता है, 10-11 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। पर इन सबसे परे है ये बात कि वहाँ पर कोई विपक्ष नहीं होगा या मुख्य विपक्ष नहीं होगा, और मुख्य विपक्ष अगर नहीं होगा तो मेरी समझ में तो यही आता है कि वजह जो भी हो, दरअसल एक लामबंदी तैयार हो रही है कि बीजेपी के साथ कौन है और बीजेपी के खिलाफ कौन है। और ये जो लामबंदी है, यही आपको साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन का आकार लेती हुई दिखाई पड़ेगी, कम से कम इस बहस से ये। अच्छा, और कुछ महीनों में ही हमने 2 बार ये लामबंदी देखी। एक तो इस मुद्दे को लेकर एक संसद में जब हंगामा हो रहा था कि अडानी मामले को लेकर आप जांच करिए और ये करिए वो करिए, तब भी एक लामबंदी देखने को मिली थी। दूसरी बार मतलब बड़ी जल्दी जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं, और 24 का इलेक्शन भी आ रहा है, तो इम्पैक्ट तो बड़ा होने वाला है। हालांकि आपको क्या लगता है, जो हमने वजह बताई है, क्या ये असली वजह है? हालांकि इसका जिक्र नेता लोग नहीं कर रहे हैं, वो उनकी अपनी वजह हो सकती है, लेकिन 28 मई ही क्यों, आप भी बताइए, आपको क्या लग रहा है? हालांकि देश की एक इमारत नहीं है, वो संसद भवन है, वहाँ से कानून पास होते हैं, वहाँ पूरा लोकतंत्र का एक मंदिर कहा जाता है, उससे बन रहा है। हम भी खुश हैं, हर कोई खुश है, लेकिन खींचतान जारी है सत्ता और विपक्ष के बीच में। देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।